Hello friends, welcome to our channel ICS Easy Learn. So today we are going to start our B part of chapter number 9, that is some essential components of house wiring system. And we are going to start with the fuse. So we have read that a main fuse or MCB fuse मतलब कि हम पहले टाइम पे फ्यूज़ यूज़ करते थे, अब फ्यूज़ की जगह पे हम एमसीबी यूज़ करते हैं, ठीक है. सो इज़ कनेक्टेड इन द लाइव वायर आफ्टर द किलोवोट आर मीटर. तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि भाई किलोवोट आर जो हमारा मीटर है, मीटर के बाद लाइव वायर के अंदर एमसीबी लगी होती है, ठीक है. द फ्यूज प्रोटेक्ट द सर्किट बाय ब्लोइंग ऑफ एन करंट इन सर्किट एक्सीड्स द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज ड्यू टू सर्किट बीइंग either overloaded, that is total load in the house exceeds the load limit for which connection is taken from the company, or short circuited. तो देखो दो रीज़न होते हैं. फ्यूज़ का काम क्या होता है, हम सर्किट में वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, सो हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर फ्यूज़ जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि जब भी मान लो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है 30 एम्पेयर, और अगर 30 एम्पेयर से ज़्यादा इसमें करंट जा रहा है तो उससे क्या होगा, जो ये हमारा फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है. इस तरीके से, क्योंकि जो ये बीच वाला पार्ट है मेल्ट हो जाएगा जिससे कि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और हमारा जो करंट है वो वहीं पर रुक जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, जिससे कि जो हमारा अप्लाइंस है वो ख़राब होने से बच जाएगा. क्योंकि अगर अप्लाइंस के अंदर ज़्यादा करंट जाएगा तो अप्लाइंस के अंदर क्या हो सकती है, जो अप्लाइंस है वो ख़राब हो सकता है. तो इसलिए एज अ सेफ्टी हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं. और अभी दो रीज़न हो सकते हैं करंट ज़्यादा आने के. पहला हो सकता है कि जो हमारा सिस्टम है वो ओवरलोडेड है, ठीक है. और सेकेंड क्या है कि भाई शॉर्ट सर्किट हो रहा है. तो भी शॉर्ट सर्किट के लिए भी क्या रखा है कि शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स व्हेन द लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द न्यूट्रल वायर. क्या होता है देखो, जब भी हमारी जो लाइव वायर है वो न्यूट्रल वायर के कनेक्ट में आ जाती है, वो दोनों मिल जाती हैं किसी पॉइंट पे. क्यों मिलती हैं, लाइव वायर के ऊपर जो इंसुलेटर के लिए जो कवरिंग होती है वो बहुत सालों के बाद रिमूव हो जाती है, जिससे कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कभी कभी कनेक्ट में आ जाती है. इसीलिए क्या होगा, लाइव वायर जब न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करेगी तो न्यूट्रल वायर का वोल्टेज क्या होता है, ज़ीरो वोल्टेज. जिस ज़ीरो वोल्टेज मीन्स ज़ीरो रेजिस्टेंस, ओके, ज़ीरो ओम. सो इसका मतलब क्या है कि लाइव वायर जो के अंदर जो करंट जा रहा है उसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस पास हो जाएगा, जिससे कि करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो अ ज़ीरो रेजिस्टेंस पाथ इज़ प्रोवाइडेड टू द करंट. अ हैवी करंट देन passes थ्रू द लाइव वायर ऑफ द सर्किट. इस वजह से बहुत ज़्यादा करंट जाएगा बिना रेजिस्टेंस के. अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, तो अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो वो भी अप्लायंस के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो शॉर्ट सर्किट इस तरीके से होता है. Similarly, a fuse is connected with each ring circuit. तो हर एक रिंग सर्किट मतलब हर एक रूम के लिए भी क्या होता है, फ्यूज़ अलग अलग लगे हुए होते हैं. एंड विद ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेफ गार्ड इट फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट इन एक्सेस ऑफ इट्स सेफ लिमिट ऑफ करंट. तो अब आप देख सकते हो, एक क्या होता है किलोवाट आवर मीटर के, ये हमारा मीटर है, और मीटर के बाद स्विच से पहले एक हमारा क्या होता है, फ्यूज़ होता है. उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, ये मेरा डीबी है, वहाँ से हर एक रूम के लिए जो अलग 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 रिंग सिस्टम जा रहा है वहाँ पे भी अलग अलग फ्यूज़ लगा होता है. और फिर जो वो रिंग सिस्टम है वो अलग अलग अप्लायंस, हर अप्लायंस का आजकल क्या होता है, फिर अलग अलग अप्लायंस का भी क्या है, एक रूम में अलग फ्यूज़ है. तो बिल्कुल हर एक स्टेप पे है ना, हमारे जो घर हैं वहाँ पे क्या होता है, सेफ गार्डिंग के लिए हम जो फ्यूज़ है उसको यूज़ करते हैं. अ फ्यूज़ वायर परमिट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट ओनली अप टू अ सर्टेन. फ्यूज़ वायर का काम है कि वो परमिट करती है करंट के फ्लो को जब तक कि वो क्या होता है, उसकी फिक्स्ड, जब तक कि वो अपनी फिक्स जो लिमिट है वहाँ तक नहीं पहुँच जाता, सर्टेन लिमिट. और अगर उस जो फिक्स सेफ लिमिट है करंट की उससे ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज़ क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है. Now, the current rating of the fuse. As the current flows in the circuit while passing through the fuse gets heated up. When current tend to exceed the safe limit, जब current safe limit से ज़्यादा हो जाता है, the temperature of the fuse wire reaches its melting point. अगर current ज़्यादा हो रहा है, अब देखो हमने heating जूल्स लॉ से देखा था कि heat energy is equal to I square RT. तो अगर
जो हमारा करंट है, अगर करंट ज़्यादा हो जाएगा, है ना, अगर करंट ज़्यादा एक्सीड करेगा सेफ लिमिट से, तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो जो फ्यूज़ वायर है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी एंड द वायर मेल्ट्स। एज अ रिजल्ट द सर्किट गेट्स ब्रोकन, और वो वायर मेल्ट हो जाएगी और इससे जो हमारा सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। नाउ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अब ये डेफिनेशन है, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ओके, सो it's really important. So an electric fuse is a एक safety device है which is used to limit the current in an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. The use of a fuse safeguards the circuit and the appliances connected in that circuit from being damaged. ये क्या करता है, जो सर्किट है, पूरे सर्किट को, जो अप्लायंस है उसको मतलब डैमेज होने से बचाता है. अब प्रिंसिपल क्या है, अब फ्यूज़ वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब जो फ्यूज़ होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे होता है. आई टोल्ड यू I²RT मीन्स जूल्स लॉ पे. सो द राइज इन टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़ वायर डिपेंड ऑन. अब देखो फ्यूज़ वायर का टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, पहला करंट रेटिंग पे और सेकेंड रेडियस पे, ठीक है. तो देखो इट इज़ फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट रेटिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर. तो मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं करता बट दो चीज़ों पे. अब देखो फ्यूज़ वायर का जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो करता है हमारा करंट पे और एक करता है रेडियस पे. तो अगर क्या होगा, जो राइज इन टेम्परेचर है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्यूज़ वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के, मीन्स रेडियस के क्यूब पे. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. A fuse wire of rating 1.0 ampere is of radius 0.2 mm, while the fuse wire of current rating 8.0 ampere is of radius 0.8 mm. तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू I²RT. तो अगर करंट का स्क्वायर क्या है, ज़्यादा है, तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा. हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा. और देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये कैसे है हम ये भी समझते हैं. तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो अगर रेडियस जो है, अगर रेडियस ज़्यादा है, हम रेडियस क्यूब ले लेते हैं, अगर रेडियस ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम रिड्यूस होगा, है ना. रेडियस ज़्यादा है मीन्स बहुत दूर है, बहुत मोटी वायर है तो वो क्या करेगी, कम टेम्परेचर इंक्रीज करेगी. बट अगर मैं थिन वायर ले रही हूँ, पतली वायर ले रही हूँ, रेडियस उस वायर का कम है, रेडियस कम है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर रेडियस कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, रेडियस कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर रेडियस ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा. तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. इन्होंने यही कहा है कि भाई अगर करंट रेटिंग 1.0 है, कम करंट है और रेडियस भी क्या है, कम है. वाइल द फ्यूज़ वायर, अगर ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा ही हमें रेडियस लेना पड़ेगा. दस द थिकनेस ऑफ फ्यूज़ वायर डिपेंड ऑन इट्स करंट रेटिंग. हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज़ वायर. मान लो करंट रेटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा करंट है तो हम ज़्यादा मोटी वायर लेंगे. सिंपल एक चीज़ याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. अगर ज़्यादा करंट होगा तो हमें उसके लिए ज़्यादा मोटी जो थिक वायर है वो यूज़ करनी पड़ेगी, थिक फ्यूज़ वायर. ओके, नाउ लेट्स सी द मटेरियल ऑफ फ्यूज़, कि फ्यूज़ किसका बना होता है. सो फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. फ्यूज़ क्या होता है, एक छोटी सी वायर होती है और थिन होती है, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, मीन्स जो एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट. अब इसका जो मटेरियल है वो लो मेल्टिंग पॉइंट से बना होता है. क्यों, सो दैट इट मे ईजिली मेल्ट ड्यू टू ओवर हीटिंग व्हेन करंट इन एक्सेस टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट पासेस थ्रू इट. कि भाई लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिससे कि ओवर हीटिंग की वजह से वो जल्दी से ही मेल्ट कर जाए, और ज़्यादा ऐसा ना हो कि करंट जा रहा है बट वो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बहुत लेट मेल्ट हो, ठीक है. तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए. फर्दर इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस सो एज टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू मेल्ट इट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर क्या होगा, जो फ्यूज़ वायर है, इन्होंने कहा है कि जो फ्यूज़ वायर है उसका क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा करंट क्या होगा वहाँ पे रुकेगा, है ना, ज़्यादा करंट को वो अपने पास रोक के रखेगा. और अगर ज़्यादा करंट को वो रोक के रखेगा तो अगर करंट ज़्यादा है
तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट लो है। जनरली एन alloy ऑफ लेड एंड टिन इज यूज, इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, alloy ऑफ lead and tin is used as a material of the fuse wire because its melting point is low। और इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली 250 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे alloy ऑफ lead and tin का। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई, और रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई है तो ज़्यादा जो हीट इफेक्ट होता है वो होगा, मोर देन दैट ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ अ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज अनसुटेबल फॉर यूज। हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को यूज़ नहीं कर सकते एज अ फ्यूज वायर बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 1080 डिग्री सेल्सियस। Moreover, the use of an ordinary copper or aluminum wire as a fuse must be avoided as normally a thick wire is available which will not melt even if the current exceeded safe limit। देखो, एक तो ये हो गया कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम होता है मेनली उनकी थिक वायर्स आती हैं, है ना। और थिक वायर्स क्या होती हैं, वो जल्दी से मेल्ट नहीं करेंगी। अगर रेडियस ज़्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर, रेडियस ज़्यादा है तो टेम्परेचर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर कम इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर कम इंक्रीज़ होगा तो हमारा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, जिससे मेल्ट ही नहीं होगी। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। 9.13 figure 9.13, this is the fuse arrangement, shows one of the most common fuse arrangement in which the fuse wire F is stretched between। अब देखो, ये कॉमन फ्यूज अरेंजमेंट है, ये हमने हमारी 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा है, क्लियरली बिल्कुल सेम डायग्राम था। तो इसमें क्या होता है, देखो पोर्सिलेन हमारा होल्डर होता है, पोर्सिलेन होल्डर विच इज़ द इंसुलेटर। पोर्सिलेन होल्डर होता है, सिंस पोर्सिलेन इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमें शॉक ना लगे। ठीक है, तो ये पोर्सिलेन होल्डर का होता है, ये हमारा सॉकेट है। तो क्या होता है, इसके ये हमारी लाइव वायर है, ये हमारी लाइव वायर है। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो जो ये हमारी फ्यूज वायर है, ये इस तो ये हमारी क्या है, फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर हम जब सॉकेट को बंद करेंगे, फ्यूज वायर ऐसे हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा फिर कॉन्टिन्यूटी में, लाइव वायर, फ्यूज वायर और लाइव वायर। तो ये जो फ्यूज है ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, हमने पढ़ा था कि जो फ्यूज होता है वो किसके अंदर कनेक्ट होता है, लाइव वायर। और अब आप देख रहे हो कि ये हमारी लाइव वायर जा रही है इस साइड से इस साइड से, और बीच में हमारा क्या है, फ्यूज है। ठीक है, और करंट मान लो लाइव वायर से ऐसे पास हो रहा है, और जब अगर मान लो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ये बीच में से टूट जाएगी, और अगर ये बीच में से टूट जाएगी तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा और आगे अप्लायंस तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा हुआ है। Porcelain holder fits into a porcelain socket having 2 metallic terminals to each of which the live wire of the circuit is connected। दोनों टर्मिनल्स पे साइड में क्या, लाइव वायर कनेक्टेड है, और उसके बीच में क्या होती है, फ्यूज वायर। अब वर्किंग क्या होती है, व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड, मतलब जो वैल्यू दी हुई है उससे अगर ज़्यादा हो रहा है, ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब कि हाई वोल्टेज भी हो सकती है, शॉर्ट सर्किट मतलब कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कनेक्ट में भी आ सकता है, और ओवरलोडिंग भी हो सकती है। द टेम्परेचर ऑफ द, उस टाइम पे क्या होगा, फ्यूज वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है। रेजिस्टेंस हाई है तो करंट क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे स्टोर होगा, ज़्यादा अमाउंट में करंट एक जगह पे स्टोर होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जिससे कि हमारा जो फ्यूज़ वायर है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। सो द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर राइजेज टू द एक्सटेंट दैट इट मेल्ट्स, एज अ रिजल्ट अ गैप इज प्रोड्यूस एंड द सर्किट break। Now current does not flow through the live wire and the appliance of the circuit is saved after removing the fault in the circuit। and हम क्या करेंगे, अभी अगर हमारा सर्किट रुक गया, सारी चीज़ें बंद हो गई हमारे घर की, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई फ्यूज़ वायर है, ज़्यादा करंट आया था। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी गलती हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसको ठीक करेंगे, और फिर एक न्यू फ्यूज़ वायर ऑफ द सेम करंट रेटिंग इज रिप्लेस्ड इन द होल्डर टू कंप्लीट द सर्किट अगेन। ठीक है, ये देखो फिर क्या होगा, हमारा ये होल्डर है और यहाँ से हमारी लाइव वायर जा रही है, ये लाइव वायर है। ठीक है, और बीच में हमारी क्या है, जो ये रेड वाली है, यहाँ पे क्या थी हमारी फ्यूज़ वायर थी ऐसे, बट वो फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगी, ये जो फ्यूज़ वायर है ये यहाँ से टूट जाएगी, है ना, यहाँ से टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि मेल्ट हो जाएगी बीच में से और सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो सेफ्टी जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अ डेज
कॉस्टली अप्लाइंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, गीज़र हो गया, टेलीविज़न हो गया, इनके अंदर क्या होती है, कार्ट्रेज टाइप फ्यूज़ होती है। ठीक है, हमने पढ़ा ना कि अप्लाइंसेस जो होते हैं उनके अंदर अपनी खुद की भी एक फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो आजकल जो हमारे एसी वगैरह हैं, फ्रिज हैं और गीज़र हैं, वहाँ पे क्या यूज़ होती है, हमारी कैटरेज टाइप फ्यूज़ होती है। तो इसको भी हम समझते हैं। तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे साइड्स में मेटल कैप्स होती हैं, यहाँ पे फ्यूज़ वायर होती हैं और ये हमारा ग्लास केस होता है। ये वाला ग्लास केस है, उसके बीच में से हमारी फ्यूज़ वायर जा रही है। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा करंट होगा तो मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैटरेज टाइप फ्यूज़। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रीज़न फॉर कनेक्टेड द फ्यूज़ ऑन द लाइव वायर, कि हम जो फ्यूज़ है उसको लाइव वायर के अंदर ही क्यों लगाते हैं। ठीक है, सो द फ्यूज़ इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लाइंस। अब देखो, अगर आप अप्लाइंस के बाद फ्यूज़ वायर को लगा रहे हो तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ्यूज़ का क्या काम होता है, फ्यूज़ का काम होता है अप्लाइंस को करंट से बचाना। और अगर आप उसको अप्लाइंस के बाद लगा रहे हो तो पहले ही आपका अप्लाइंस डैमेज हो चुका है, फिर तो फ्यूज़ लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर को लाइव वायर के अंदर कनेक्ट करते हैं और अप्लाइंस से पहले, बिफोर द अप्लाइंस, सो दैट एज द करंट इन सर्किट एक्सीड्स द रेटिंग ऑफ फ्यूज़। जैसे ही हमारा जो सर्किट का जो करंट है वो एक्सीड करता है सेफ रेटिंग से, इट मेल्ट्स, फ्यूज़ क्या करेगा, मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट फर्स्ट बिफोर द करंट रीचेज द अप्लाइंस। इससे पहले कि वो जो करंट है वो अप्लाइंस तक पहुँचे, उससे पहले क्या होता है, फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाता है। दस नो करंट फ्लोज इन द अप्लाइंस। ठीक है, ये हम 10 टाइम्स इस चीज़ को रीड कर चुके हैं। आई थिंक आप जो वर्किंग है आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हो। इन फिगर 9.16a, मतलब कि इस फिगर के अंदर व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स सी, द फ्यूज एफ इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। अब हमारे लाइव वायर के अंदर कनेक्ट है, ये इस साइड वाली हमारी क्या है, लाइव वायर, और इस साइड वाली क्या है, न्यूट्रल वायर है। ओके, नाउ the fuse F is connected in the live wire joined to the appliance through the mains। ये मेन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और ये लाइव वायर से जा रही है, और बीच में यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्ट है लाइव वायर के अंदर। और फिर हमें पता है न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, अप्लाइंस से वापस मेन्स में करंट लाना। ठीक है, अब देखो, द सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट है एंड करंट फ्लोज इन द अप्लाइंस, और करंट अप्लाइंस में आराम से जा रहा है। इन फिगर 9.16b, ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन, अब क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो गई। ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गई या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे क्या होगा, इफ़ एक्सेसिव करंट फ्लोज, अगर ज़्यादा करंट जा रहा है, फ्यूज़ क्या करेगा, ब्लो ऑफ, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट एंड नो करंट फ्लोज इन द अप्लाइंस। अब देखो क्या था, हमने फ्यूज़ लाइव वायर में लगाया, अगर हमने लाइव वायर में लगाया तो भाई करंट ज़्यादा हुआ और फ्यूज़ टूट गया और हमारा अप्लाइंस बच गया। ये थी नॉर्मल फंक्शनिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अनसेफ टू कनेक्ट द फ्यूज़ इन द न्यूट्रल वायर। अब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल वायर में जो हम फ्यूज़ को लगाएंगे तो वो अनसेफ है। ठीक है, लाइक इन्होंने न्यूट्रल वायर के अंदर अभी फ्यूज़ को लगा रखा है। इफ़ ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द अप्लाइंस एंड एक्सेसिव करंट फ्लोज इन द सर्किट, मान लो मेन्स में कोई दिक्कत है और ज़्यादा करंट जा रहा है लाइव वायर से। ठीक है, the fuse blows off and current stop blowing in the circuit, but the appliance still remains connected to the high potential point of the supply through the live wire. Now if a person touches the faulty appliance, he gets an electric shock because the person comes in direct contact to the mains through the live wire. Thus it is highly unsafe to use fuse in the neutral wire. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी हमने क्या किया, इसको न्यूट्रल वायर में कनेक्ट किया, तो यहाँ से मेन से अगर मान लो ज़्यादा करंट जा रहा है तो लाइव वायर में ज़्यादा करंट गया और अप्लाइंस भी ख़राब हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने फ्यूज़ में किया, वहाँ से ज़्यादा करंट जाके और क्या होगा, फ्यूज़, अब यहाँ पे अगर ज़्यादा करंट गया तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो अब देखो हमारा अप्लाइंस तो पहले ही ख़राब हो चुका है। ठीक है, और अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें भी क्या लगेगा, शॉक लगेगा। तो हम इसलिए इसको अगर हम इसको लाइव वायर में लगाते तो ये टूट जाता और हमारा अप्लाइंस बच जाता। बट अब इस केस में क्या है, उन्होंने लाइव वायर पे कोई फ्यूज़ नहीं है तो अप्लाइंस ख़राब हो जाएगा और फ्यूज़ वायर क्या हो जाएगी, यहाँ से बेशक वो मेल्ट हो जाए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा अप्लाइंस है वो क्या हाई पोटेंशियल पे है और वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज़। अब हम जो फ्यूज़ है उसकी करंट रेटिंग कैसे, जो सेफ़ करंट रेटिंग है हम वो कैसे करते हैं।
So in our houses, the electric wiring for light and fan circuits uses a thin fuse wire of low current rating 5 एम्पेयर. तो जो हमारे घर पे लाइट होते हैं या फिर फैंस हो गए, ये कम करंट लेते हैं, तो इनकी जो करंट रेटिंग होती है वो थोड़ी सी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पेयर के इक्वल होती है, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इन्हें बहुत ज़्यादा कम करंट की ज़रूरत होती है. बिकॉज द लाइव वायर हैज़ अ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 5 एम्पेयर. अ थिक फ्यूज वायर ऑफ हायर करंट रेटिंग 15 एम्पेयर. अब देखो, लाइक हमारे लाइट के लिए हो गया, ठीक है, बल्ब्स के लिए हो गया, फैंस के लिए हम 5 एम्पेयर यूज़ करते हैं, बट हायर करंट रेटिंग यू नो सिंपल चीज़ आप याद रखो कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास बल्ब या फिर फैंस के लिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, थिन फ्यूज़ वायर यूज़ करोगे और उसकी करंट रेटिंग 5 एम्पेयर होगी. बट अगर आप हैवी क्या ले रहे हो, लाइक गीज़र, एसी, वॉशिंग मशीन ले रहे हो, तो उनके लिए आपकी जो करंट रेटिंग है फ्यूज़ की वो 15 एम्पेयर होगी और आप थिक फ्यूज़ यूज़ करोगे. ठीक है, अगर बल्ब या फ़ैन के लिए है तो थिन फ्यूज़ वायर ऑफ 5 एम्पेयर. अगर गीज़र, एसी मीन्स हायर वोल्टेज के जो अप्लाइंसेज हैं उनके लिए हैं तो थिक फ्यूज़ वायर यूज़ करोगे और 15 एम्पेयर. इस पैरा में यही दिया हुआ है. तो 15 एम्पेयर की क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज द लाइव वायर फॉर सच अप्लाइंस हैज़ अ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 15 एम्पेयर. Now the fuse is essential in the power circuit because if somehow the, अब वो दोबारा बता रहे हैं कि फ्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि अगर ओवरलोडेड है तो क्या होगा, एक्सेसिव करंट अगर फ्लो कर रहा है एंड द लाइव वायर और अप्लाइंस में गेट डैमेज, और उससे डैमेज हो सकता है. द यूज़ ऑफ फ्यूज इन द सर्किट विल सेव गार्ड देम फ्रॉम मिट. द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एट द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स फॉर अ रिंग सर्किट इज 30 एम्पेयर while for the company fuse it is of 50 एम्पेयर. सो अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी हमने पढ़ा कि एक जो हमारा ये लेट मी टेल यू. तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल है, ठीक है, पोल से हमारे यहाँ पे मीटर है, ठीक है, मीटर के बाद हमारे यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद क्या है हमारे यहाँ पे, मान लो एक कमरा है, ठीक है, ये हमारा एक रूम है, रूम के अंदर क्या है, रिंग सिस्टम है, और एक रूम के अंदर भी आप मान लो एक रूम के अंदर एक अप्लायंस है. ठीक है, आप ये याद रखो. अब क्या होगा, पोल से मीटर तक बीच में क्या होता है, एक कंपनी फ्यूज़ होता है, उसकी रेटिंग कितनी होती है, उसकी हमारी रेटिंग होती है 50 एम्पेयर. ठीक है, उसके बाद मीटर्स जो है हमारा, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है उसके अंदर हमारी रेटिंग कितनी होती है, इट्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं 30 एम्पेयर. ठीक है, और फिर हर एक रूम के लिए, आई थिंक आई हैव डन इट रॉन्ग, वेट फॉर अ सेकेंड. सो नाउ देखो, पोल से मीटर तक क्या होता है, हमारा कंपनीज फ्यूज़ होता है, इसकी क्या होती है हमारी 50 एम्पेयर. ठीक है, फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हर रूम में कितनी जाती है, 30 एम्पेयर. ठीक है, 30 एम्पेयर हर रूम को मिलती है, हमारे घर में जितने भी रूम्स हैं उनको 30 एम्पेयर मिल रही है. ठीक है, नाउ रूम से अप्लायंस. अब अप्लायंस के ऊपर दो चीज़ें हैं. अप्लायंस में अगर जो हमारा फ्यूज़ है वो अगर बल्ब या फ़ैन के लिए है तो 5 एम्पेयर की रेटिंग होगी, और अगर हमारा फ्यूज़ है वो हैवी के लिए है तो 15 एम्पेयर की होगी. और इसके लिए हम थिन फ्यूज़ वायर यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम वेट फॉर अ सेकेंड, थिक फ्यूज़ वायर यूज़ करेंगे, है ना. आई थिंक इट्स यू गॉट द पॉइंट. सो पोल से मीटर तक के बीच में जो कंपनी फ्यूज़ है दैट इज़ अ 50 एम्पेयर. फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है हर रूम के लिए 30 एम्पेयर. और फिर अप्लायंस अगर आपका 5 अगर बल्ब्स वगैरह फ़ैन वगैरह हैं तो थिन फ्यूज़ वायर यूज़ होगी 50 एम्पेयर की, और अगर हैवी है तो थिक फ्यूज़ वायर यूज़ होगी 15 एम्पेयर की. ओके, और एक फिर से इन्होंने एक ईजी सी चीज़ दे रखी है, करंट रेटिंग हम एक फ्यूज़ की कैसे निकालेंगे. सिंपल, देखो P इक्वल टू वी आई. तो आई निकालना है हमें, आई किसके इक्वल होगा, पावर इनटू वोल्टेज. तो टोटल पावर ऑफ अप्लायंस इन सर्किट और वोल्टेज ऑफ द सप्लाई. सो P इंटू वी. आई किसके इक्वल होगा, P इंटू वी.
ठीक है। अब इन्होंने ये टेबल दे रखी है, दिस यू जस्ट आई थिंक दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर, बट याद रखो कि मेनली क्या होती है, 5 एम्पेयर होती है और हर चीज़ की 5 एम्पेयर होती है। बट यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने की है वो क्या है कि गीज़र होता है उसकी 8 एम्पेयर की होती है, इलेक्ट्रिक केटल की 10 एम्पेयर और इलेक्ट्रिक ओवन की 15 एम्पेयर, और सारों की क्या होती है 5 एम्पेयर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे इन्होंने एक नोट दे रखा है, द फ्यूज प्रोवाइडेड और कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट। अब देखो इन्होंने क्या कह रखा है कि यू नो कि इलेक्ट्रिक ओवन जो है उसको 13.6 एम्पेयर करंट चाहिए, बट जो हम फ्यूज़ वायर लेंगे वो 15 एम्पेयर की लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम 13.6 एम्पेयर की ही फ्यूज़ वायर लेते हैं तो वो क्या होगा, 13.6 जाते ही वो फ्यूज़ वायर टूट जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 13.6 से अगर ज़्यादा करंट एक्सीड हो रहा है तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो। तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा नंबर का क्या लेते हैं, मान लो 0.27 है तो भी हम 5 एम्पेयर लेंगे, अगर 8.3 है तो हम 10 एम्पेयर लेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा क्या ले रहे हैं हम, थोड़ा सा बड़ा एम्पेयर की हम करंट रेटिंग रखेंगे अपने फ्यूज़ की। अब इन्होंने क्या कह रखा है, द फ्यूज प्रोवाइडेड और कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फॉल्ट मस्ट बी ऑफ करंट रेटिंग अ लिटिल मोर देन द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन बाय द अप्लायंस बिफोर बीइंग ओवर हीटेड। तो अब क्या कह रहा है कि भाई एक जो अप्लायंस है, एक अप्लायंस जितना ज़्यादा करंट ले सकता है ना, मतलब अपना काम करने के लिए एक अप्लायंस जितना ज़्यादा करंट ले सकता है, मान लो कि एक बल्ब है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 जो एम्पेयर है वो करंट ले सकता है, तो मैं क्या करूँगी 0.3 से बड़ा, मतलब कि मैं 5 एम्पेयर लूँगी कि भाई अगर 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट हो रहा है तब आप क्या करो, इस बल्ब का जो फ्यूज़ है उसको मेल्ट कर दो। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक हायर रेटिंग लेंगे। ओके, नाउ बट सम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज सच एज मिक्सर, बट कुछ ऐसे अप्लाइंसेज हैं जैसे कि मिक्सर हो गया, वाटर पंप हो गया, हैविंग एन इलेक्ट्रिक मोटर इन इट, उनके अंदर क्या होती है, मोटर होती है, ड्रोज अ हैवियर करंट व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। वो क्या होती हैं, जब हम उन्हें स्विच ऑन करते हैं तो वो ज़्यादा करंट लेती है, और जब वो वर्क कर रहे होते हैं तो वो कम करंट लेती है एज कम्पेयर टू दैट व्हेन इट इज़ रनिंग कंडीशन। सो द फ्यूज फॉर सच अप्लायंस मस्ट बी ऑफ करंट रेटिंग समवट मोर देन द स्टार्टिंग करंट। अब देखो ये कह रहे हैं कि मान लो अब वाटर पंप रेटेड, अब ये कह रहे हैं कि जो मोटर होती है हमारे घर पे, ठीक है, जो मोटर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब हम उन्हें स्टार्ट करते हैं वो उस टाइम पे वो ज़्यादा करंट लेती हैं, बट जब हम क्या करते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में स्टार्ट होने के बाद जब वो अपना काम कर रही होती है तब वो लो करंट लेती है। तो एकदम हम उनको स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम से ज़्यादा पावर खींचती है। तो इसीलिए मान लो इन्होंने कहा हुआ है, अब वाटर पंप है रेटेड 1.5 किलोवाट 220 वोट हैज़ अ मोटर जो क्या करती है 10.4 एम्पेयर स्टार्टिंग में लेती है और 6.8 एम्पेयर रनिंग पे लेती है। तो अब देखो मैक्सिमम जो है वो कितना करंट ले सकती है, 10.4 ले सकती है। तो हम क्या लेंगे, करंट रेटिंग जो होगी हमारी 10.5 होगी। ठीक है, 10.5 से हम कम रेटिंग नहीं ले सकते। तो जो मैक्सिमम पॉइंट तक जो एक अप्लायंस है वो इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है, करंट ले सकता है, उससे ज़्यादा करंट रेटिंग लेंगे हम। मेन चीज़ ये है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी का भी सेम काम होता है हमारा फ्यूज़ की तरह। हम पहले फ्यूज़ यूज़ करते थे, अब एमसीबी यूज़ करते हैं। सो नाउ अ डेज इंस्टेड ऑफ अ फ्यूज़ MCB miniature circuit breaker is used for each individual circuit. If due to short circuit or some fault a heavy current flows in the line, the MCB falls down or trips to switch off. अब क्या होगा, हमने पढ़ा होगा या फिर देखा भी होगा कई बार हमारे घर में हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि एमसीबी नीचे गिर गई होगी या फिर एमसीबी गिर गई होगी। ऐसा क्यों कहते हैं, मीन्स एमसीबी गिर जाने का मतलब क्या होता है कि भाई कोई फॉल्ट आया होगा जिससे कि एमसीबी नीचे हो गई होगी। ठीक है, मीन्स अब देखो फ्यूज़ में क्या होता था, वो मेल्ट हो जाता था, बट इसमें क्या होता है, वो जो एमसीबी है वो नीचे गिर जाती है जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, now the MCB falls down to switch off the circuit in a very short time, that is approximately 25 मिलीसेकंड के अंदर।
आफ्टर रिपेयरिंग द फॉल्ट इन द सर्किट हम एमसीबी को ऊपर रेज अप कर देते हैं जिससे कि सर्किट दोबारा से कंप्लीट हो जाता है. दस द यूज़ ऑफ एमसीबी इज़ मोर कन्वीनियंट देन अ फ्यूज़. इट अवॉइड्स, क्योंकि देखो फ्यूज़ में हमें क्या करना होता था, दोबारा से एक नई फ्यूज़ वायर को ऐड करना होता था. बट अब क्या होता है, हमें सिर्फ फॉल्ट रिमूव करने के बाद हम एमसीबी को ऊपर कर सकते हैं. सो फर्स्ट इट अवॉइड्स द इनकन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग अ न्यू फ्यूज़ वायर. अभी हमें न्यू फ्यूज़ वायर कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, इट इज़ मच सेफर ड्यू टू इट्स क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स 25 मिली सेकेंड्स के अंदर ये काम करती है, अपना सर्किट को इनकम्प्लीट बनाती है. तो ये क्या है, और ज़्यादा सेफर है. सो टुडे वी विल डू अप टू हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 9.5 switches. I think you understand all the things, and like this video, share it with all your friends, and subscribe to our channel if you have not done it yet. So thank you. In the next video we are just going to complete this chapter, and thank you for watching our video. Bye bye, meet you in the next video.